हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि डक्टाइल मटेरियल क्या होता है और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है। आगे हम लोग समझेंगे अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि हमारा जो माइल्ड स्टील होता है ना, उसका बिहेवियर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट के बाद अचानक से इलोंगेट होती है। इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट, जिसको Fi नोट करते हैं, और ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाती है। ठीक है, उसके बाद जा कर के इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, FU बोल दे रहे थे। FU का मतलब क्या होता था, अल्टीमेट स्टेज। और उसके बाद जाके ब्रेकिंग पॉइंट पे वो टूट जाती थी, कब कौन का शेप बनाती थी, ब्रेक हो जाती थी। और जो यील्ड पॉइंट है ना, हम लोगों ने कितना लिया है, 0.002%, 0.002 स्ट्रेंथ पे लिया है। कितना है ये, 0.002। ऐसे को हम लोग 0.2% ही बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हमको समझ में आ गया कि ये जो है यील्ड स्ट्रेस जो है हमको माइल्ड स्टील के मिल जाता है। ये ग्राफ किसका है, ये है माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील में हम लोग देख पा रहे हैं बहुत ही क्लियर तरीके से यील्ड पॉइंट दिख रहा है कि यहाँ से सडन चेंज हो रहा है, ये यील्ड पॉइंट मिल रहा है। लेकिन जब हम हाई ग्रेड का स्ट्रेंथ यूज करते हैं ना, जब हम हाई ग्रेड का स्टील यूज करते हैं तो वहाँ पे ना यील्ड स्ट्रेस नहीं दिखता हमको, वो पीक पॉइंट मिलता ही नहीं है। आप इसको देखिए, जो ग्राफ है ना, ये कुछ इस तरह से जा रहा है। यहाँ पे यील्ड पॉइंट है ही नहीं, कोई पीक है ही नहीं। इसे आप यदि माइल्ड स्टील का मानते हैं ना, तो माइल्ड स्टील का इस तरह से बनता है। ठीक है, जो पहला ग्राफ है ये माइल्ड स्टील का है, MS लिख देता हूँ मैं इसको। ये दूसरा है, ये हाई ग्रेड स्टील के लिए है, HS बोल देता हूँ। तो हाई ग्रेड स्टील में कहीं पे पीक पॉइंट नहीं मिला, माइल्ड स्टील में पीक पॉइंट था, तो हम इन लोग को इसको इस पॉइंट पे FY बोल दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो क्वेश्चन उठता है कि आप यील्ड स्ट्रेस किसको लेंगे। जब आप हाई ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना होगा, 0.2% हम लोग पता है, 0.2% पे हम लोग यील्ड लेते थे। अब जो हमारा पहला लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जो बड़ी वाली ग्राफ थी उसको समझिए अच्छे से। हमारे पास जो एक्चुअल जो ग्राफ बनी है ये बनी है यील्ड स्ट्रेस के लिए, जो हाई ग्रेड का स्टील है, जैसे HYSD बार हो गया है ना, उसके लिए। अब यहाँ पे तो कोई क्लियर यील्ड पॉइंट तो मिल नहीं रहा है, तो 0.2% या 0.002 पे हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब ये टेंजेंट जहाँ पे कट करेगी ना, हम लोग उसी को उसका F5 बोल देते हैं, यील्ड स्ट्रेस बोल देते हैं फॉर हाई ग्रेड ऑफ स्टील। हाई ग्रेड स्टील क्या होता है, हाई ग्रेड स्टील इसलिए होता है उसको, वहाँ पे डक्टिलिटी जो है कम पड़ जाती है। जैसे कि अभी स्टील के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एक होती है माइल्ड स्टील, ठीक है, एक होती है HYSD बार्स जो हाई ग्रेड की होती है। तो स्ट्रेंथ जब बढ़ाते हैं ना स्टील की, माइल्ड स्टील को ही जब हम लोग प्रोसेस करके स्टील का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो उसकी डक्टिलिटी घट जाती है और उसमें ब्रिटलनेस आ जाती है। तो उस केस में जो है हमको FY का वैल्यू निकालना मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 0.2% स्ट्रेंथ पे टेंजेंट लेते हैं, और वो जहाँ पे कट करती है उसी पॉइंट को हम लोग उसका यील्ड स्ट्रेस या प्रूफ स्ट्रेस बोल देते हैं। ठीक है, सिग्मा से नोट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे स्टील के लिए FY का यूज करते हैं हम लोग, Y स्टैंड फॉर यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, जो भी ग्राफ ऐसे हम कंसीडर करेंगे, M30 हो गया या M80 ग्रेड हो गया, इन सब का ग्राफ भी इसी तरह से बनता है। चलिए, अब M30 जो है ज़्यादा क्या है, ब्रिटल है कंपेयर टू M8। ठीक है, एक्चुअली ये 8 दे दिया है ना, जितना कम ग्रेड होगा ना उसमें डक्टिलिटी थोड़ी होगी। ग्रेड को बढ़ाते जाते हैं ना तो उसकी डक्टिलिटी घट जाती है और ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। और हम लोग जो लेते हैं, हम लोग 0.002 पे लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो हम लोग ले रहे हैं ना स्टील की लेते हैं। ठीक है, ये आई थिंक मुझे लगता है यहाँ मिस्टेक हो रहा है, ये स्टील के लिए होगी, ये कंक्रीट कॉन्स्टेंट में इसको बता दिया गया है। चलिए, ये हो गया। आगे आते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और इसी के रेशियो को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है मटेरियल का, और ये हमारे किसी सेम प्रॉपर्टी के लिए, मतलब किसी एक मटेरियल के लिए ये प्रॉपर्टी फिक्स होती है। जैसे स्टील है ना, स्टील के लिए फिक्स होती है। अब स्टील किसी भी शेप साइज का हो,
उसके लिए कैपिटल ई का वैल्यू, जिसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ये फिक्स कांस्टेंट वैल्यू रहती है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन भी डिपेंड करती है। अब स्ट्रेस क्या होता है, ये फोर्स अपन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, चलिए इससे क्या होता है, हम लोग ये मेजर करते हैं स्लोप से। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ का, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो ग्राफ था ना, उसका स्लोप निकालेंगे तो वहाँ से हम ई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसी ग्राफ को देख लो ना, इधर है स्ट्रेस, इधर है स्ट्रेन। ठीक है, और मुझे इसका जो है ई का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन, ये मान लो थीटा है, तो टेन थीटा क्या होती है, पी बाय एच होती है ना। यहाँ पी पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, और ये हो जाएगा स्ट्रेन, है ना। ये क्या है, ये स्लोप है ना, और इसी स्लोप को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी स्लोप को बोलते हैं कैपिटल ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ये स्लोप होता है सिग्मा बाय ई ग्राफ का, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ का हमारा स्लोप होता है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो 500 FCK होती है, 5000 FCK, जो कोड के द्वारा दिया गया है। हमारे पास जो भी कंक्रीट का होगा ना ग्रेड, इस पे रखेंगे ना तो उसका कैपिटल ई का वैल्यू निकल जाएगा। और ये ई सी लिखा हुआ है, सी फॉर सीकेंड मॉडुलस। देखिए हमारे पास मॉडुलस एस दो होता है, एक होता है टेंजेंट मॉडुलस, एक होता है सीकेंड मॉडुलस। तो हम लोग आरसीसी में सीकेंड मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, अब ये टेंजेंट सीकेंड मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, बस अभी आप याद रखिए, ये जो ई का वैल्यू है वो सीकेंड मॉडुलस हम लेते हैं। ठीक है, पहले हमारा वैल्यू जो था वो ये था, बाद में जो है चेंज हो गया है। अभी हम लोग 5000 FCK अडॉप्ट कर लिए हैं। ये ऑर्डर वैल्यू है, जिसको अभी नहीं यूज में लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग इनिशियल डेज में देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है 5000 FCK है। लेकिन जैसे ही हमारा टाइम ड्यूरेशन बढ़ती है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, कंक्रीट की स्ट्रेंथ तो घटेगी, जब स्ट्रेंथ घटेगी तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि ई का वैल्यू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस की वैल्यू समय के साथ घटेगी तो अल्टीमेटली कैपिटल ई का वैल्यू भी घट जाएगी लॉन्ग पीरियड में। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू क्रीप, है ना। जैसे ही क्रीप आएगी उसे छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हमारा क्रीप इफेक्ट के कारण हमारा वैल्यू जो है ई का वो घटने लगता है। ठीक है, उसके लिए हमें कोड बुक ने सजेस्ट किया है कि जो आपका इनिशियल इसी का वैल्यू था, अब उसको डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस थीटा से। ये थीटा को बोलते हैं क्रीप कोफिशिएंट। अब जो कैपिटल का वैल्यू तो हमने ये लिया हुआ है 5000 FCK, डिवाइड कर देंगे 1 प्लस थीटा से, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि सर थीटा का वैल्यू कहाँ से लेंगे, तो थीटा जो क्रीप स्ट्रेन है वो भी कोड बुक में दिया हुआ है। अब इसको देख लीजिए, इसको निकालते कैसे हैं, ये होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ लोडिंग। ठीक है, और इसके वैल्यू जो होते हैं इसको याद रखना पड़ता है। 7 डेज में है वो ज़्यादा होती है, थीटा का वैल्यू 2.2 होती है, से 2 दिया हुआ है, 2.2 भी होती है। 28 डेज में 1.6 है, 1 ईयर में 1.1 है। अब देख रहे हैं समय के साथ घट रही है, तो इनिशियल डेज में क्रीप ज़्यादा होता है और धीरे धीरे क्रीप कम हो जाता है। अब क्रीप होता क्या है, अब इसको देखिए, हमारे पास ब्रिज है ना, बीच में ना देखिए दब गई है, मतलब सेटल हो गई इस तरीके से, इसको क्रीप बोलते हैं। क्रीप क्यों आती है, क्रीप आती है जब हम किसी चीज़ में ना लोड लगाते हैं, सस्टेन लोड है बहुत लॉन्ग टाइम तक, तब हमको क्रीप देखने को मिलता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, खासकर ब्रिज वगैरह, तो शुरू के 3-4 मंथ तक ना कंस्ट्रक्शन के बाद उसमें कोई भी व्हीकल को अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि इनिशियल डेज में क्रीप का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अभी जब कास्ट हो जाए, सेटिंग हो जाए और उसमें चलाने छोड़ दे गाड़ी को, तो उसमें क्रीप आ जाएगी ड्यू टू लोडिंग अनलोडिंग के कारण। और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, तुरंत दिखती नहीं है, लेकिन हाँ इनिशियल डेज में क्रीप ज़्यादा होता है, इसीलिए अवॉइड करते हैं इनिशियल डेज में हम लोग किसी भी जो ब्रिज वगैरह होता है उसमें व्हीकल को। आप देख रहे हैं 7 दिन में थीटा का वैल्यू 2.2 है, ये 2.2 होती है। ठीक है, और 28 डेज में कम हो गई, 1.6 ही हो गई, 1 ईयर में 1.1 ही हो गई, मतलब समय के साथ घट रही है।
इसीलिए शुरू के दिनों में हम लोग अवॉइड करते हैं कि कोई ब्रिज बना हो तो गाड़ी जाए, उसमें 5-6 मंथ के लिए उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको बनने के बाद भी। ये हो गया। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है क्रीप इज कंसिडर इन डिज़ाइन। अब मॉडुलस वेलोसिटी जो होता है ना वो 2 से 3 टाइम तक रिड्यूस हो जाती है। यदि आप कोई डिज़ाइन में क्रीप कोफिशिएंट या फिर क्रीप को भी कंसिडर कर रहे हैं, जो मॉडुलस वेलोसिटी है वो 2 to 3 टाइम्स घट जाती है, ठीक है। ये होगी। आप समझ लेते हैं हम लोग पीसीसी के बारे में। पीसीसी क्या है, अब थोड़ा सा बचा हुआ इंट्रोडक्शन फटाफट हम कर लेते हैं। पीसीसी क्या होता है, पीसीसी एंड आरसीसी। पीसीसी का मतलब क्या होता है, उसमें सिर्फ कंक्रीट है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आप कंक्रीट का बीम बनाओगे, लोड लगाओगे, ऊपर में कंप्रेशन आएगी, नीचे टेंशन आएगी, है ना। तो ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी ड्यू टू टेंशन। जहाँ टेंशन आती है हम लोग स्टील यूज़ करते हैं। देखिए लिखा हुआ है टेंशन वीक होती है, ब्रिटल नेचर का होता है ये वाला, ठीक है, लेकिन कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए जहाँ भी कंप्रेशन का यूज़ होता है तो कंक्रीट यूज कर लेते हैं। आगे आते हैं, जहाँ पे टेंशन आ रहा है, टेंशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वहाँ पे रिइंफोर्समेंट का ज़रूरत है। हम चाहते हैं वो कुछ ऐसा डाल दें जो टेंशन ले ले, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टील डाल देते हैं एज ए रिइंफोर्समेंट। और सर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो हम लोग कंक्रीट के लिए लेते थे वो होता है FCK, और स्टील के लिए क्या हो जाएगा, FY। ये क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस होता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ स्टील के लिए। स्टील में टेंशन लोड के लिए देखते हैं और कंक्रीट में कंप्रेशन के लिए। और 2 टाइप के हो सकते हैं। जैसे माइल्ड स्टील है, उसका वैल्यू क्या होता है, Fe250। Fe डिनोट करता है आयरन को, 250 दिखाता है इसके यील्ड स्ट्रेस को। ये 250 क्या है, ये FY है, 250 क्या है, FY है। और भी ग्रेड है जैसे 415, 500, इसको बोलते हैं HYSD बार्स, डिफॉर्म बार्स होते हैं, ठीक है, हाई ग्रेड होते हैं। यहाँ पे 250 का दे रहा है स्ट्रेंथ, यहाँ 500 का दे रहा है, ज़्यादा है लेकिन ब्रिटलनेस ज़्यादा है, थोड़ी सी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। देखिए लिखा हुआ बिटल है ये, और ये मोर डक्टाइल है देन दिस। 415 बिटल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, 500 की। ये थोड़ा सा और क्या होगी, बिटलनेस होगी, मोर डक्टाइल नहीं, थोड़ी मोर बिटल होगा। चलिए अब कुछ टाइप्स है स्टील के, फटाफट देख लेते हैं, तो हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है स्टील का ये खत्म हो जाएगी। जैसे पहला है माइल्ड स्टील, Fe250 दिखाते हैं, ये कोड बुक है, इसमें मेंशन है। हाई डक्टिलिटी होता है, लो स्ट्रेंथ होता है, मतलब आप स्ट्रेच करेंगे ना तो वो स्ट्रेच हो जाएगी, इलॉन्गेशन यील्ड स्ट्रेस के पास ज़्यादा दिखेगी। जितने प्लेन्स बार होते हैं, जो पूरी प्लेन होती है उसमें कोई भी रिप्स नहीं बना होता है, वो सब के सब क्या है, माइल्ड स्टील बार है। इसको अर्थ की रेजिस्टेंस में यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि वहाँ पे इलॉन्गेशन वगैरह अलाउ होती है। यदि हम लोग ब्रिटलनेस वाला यूज करेंगे ना स्टील को, तो वहाँ पे सडन फेल्यूर के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इलास्टिसिटी ज़्यादा रहे, इसीलिए हम लोग माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं अर्थ को जॉल में, ताकि इलास्टिसिटी बनी रहे, ठीक है। अब समझ लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेंफोर्सिंग बार, जो कि IS कोड बुक 7086 में मेंशन है। उसमें से पहले पढ़ते हैं हम लोग ट्विस्टेड बार, है ना। कोल्ड ट्विस्टेड बार इसको बोला जाता है। ये आपका Fe415 और 500 ग्रेड का भी अवेलेबल है। इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है और हेवी लोड्स कंडीशन में इसका यूज करते हैं, है ना। डक्टाइल थोड़ी सी कम होती है, और ये अर्थ क्विक रेजिस्टेंस में हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रिटलनेस ज़्यादा है तो सडन फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जहाँ पे भी अर्थ क्विक आती है ना, तो वहाँ पे हम लोग प्रेफर करते हैं माइल्ड स्टील, क्योंकि वहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा है। इसीलिए देखे होंगे आपने पहले, ये बहुत होती थी यूज पहले में। अभी जनरली क्या होती है, हाई यील्ड डिफॉर्म बार होती है, FATMT बार यूज में आता है ज़्यादा। इसके भी ग्रेड वही है 415, 500, अभी 550 ग्रेड का भी अवेलेबल है, ठीक है। वाइडली यूज़ करते हैं हम लोग मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में। आप देखेंगे, आप इस तरह का बहुत देखे होंगे, सरिया यूज होती है पहले जो होती थी ना, इस तरीके की सरिया यूज होती थी, इसको बोलते कोल्ड ट्विस्टेड। इसको क्या करते हैं ना हम लोग कि सही फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में बाद में देखेंगे। ये हो गई। उसके बाद है हमारा थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, जिसको हम लोग TMT बार बोलते हैं, ठीक है। क्या है इसका प्रॉपर्टी,
ये भी अलग अलग डिफरेंट ग्रेड में अवेलेबल है, जैसे FE415 अवेलेबल है, FE500 अवेलेबल है ना। इसमें क्या होती है ना, आउटर रिम बना होता है, देख रहे हैं इस तरह का रिम बना हुआ है ऊपर से। ये प्रोवाइड करता है हमारा स्ट्रेंथ, टफनेस, ये सब। इनर कोर जो होता है ना, थोड़ा फेराइट पेराइल बोलते हैं इनर कोर को, जो डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है स्टील के साथ, यदि माइल्ड स्टील यूज करेंगे ना, उसमें डक्टिलिटी ज़्यादा है, स्ट्रेस हो जाएगी, इन स्ट्रेस के बाद भी वो बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो सकती है। यदि आप HYSD बार यूज करेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, डक्टिलिटी कम है, मतलब ब्रिटलनेस ज़्यादा है, उसमें सडन फेल्यूर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम हो गया, उसका बीच का रास्ता निकाला गया, इसको बोलते हैं TMT बार। इसमें क्या किया गया, यदि हम इसे क्रॉस सेक्शन को बनाएं, देखिए मान लीजिए पूरा बार है ये, और इसके अंदर हम एक बार बना रहे हैं, ठीक है, पेन चेंज कर दे रहे हैं, इसके अंदर एक बार है, ठीक है। तो अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, जिसको कोर बोल रहे हैं, ये होते हैं, ये अंदर वाले पार्ट सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट। और जो आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये होता है हार्ड, है ना। तो क्या हो गया, तो इसमें क्या हो गया, जो हमारे पास प्रॉब्लम थी कि माइल्ड डिस्टेंस ज़्यादा ही सॉफ्ट है और HYSD पर ज़्यादा ही हार्ड है, तो इसका बीच का रास्ता निकाला गया, जहाँ पे किया गया कि अंदर वाले को सॉफ्ट कर दिया गया ये ट्रीटमेंट करके, जिसको बोलते हैं थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। मान लीजिए कोई गर्म है ना, उसको साथ साथ पानी में डाल देंगे तो ऊपर का ये हार्ड हो जाता है और अंदर सॉफ्ट ही रहता है। आपने देखा होगा बहुत जगह पे कि जब हम लोग किसी चीज़ को साल बढ़ाना चाहते हैं, तब बढ़ा जाते हैं, क्या करते हैं, गर्म करके उसको पानी में डाल देते हैं, तो वो जो जहाँ तक पानी गया ना, वो बहुत ही टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, लेकिन अंदर उसका अभी भी सॉफ्ट है। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, ऊपर में आपको हार्डनेस मिल जाएगी जो स्ट्रेंथ लेगी, और इसके ऊपर एंटी क्रोजिव ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, कुछ कोटिंग लगाते हैं ताकि जंग नहीं लगे, और अंदर में सॉफ्ट रहता है। इससे डक्टिलिटी भी मिल जाती है और स्ट्रेंथ भी मिल जाती है। जो अंदर का जो इनर कोर है, इसको बोलते हैं पेराइल, फेराइट पेराइल बोलते हैं, जो प्रोवाइड कर रहा है डक्टिलिटी को, और आउटर जो है क्या कर रही है, स्ट्रेंथ दे रही है, टफनेस दे रही है, ठीक है। और एक कोटिंग लगाते हैं ऊपर से जो एंटी क्रोजिव होता है, क्रोजन लगने से बचाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग TMT बार्स। तो आपको टाइप्स ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट पूछ सकती है, तो आप इन सबको लिख सकते हैं। ये आपको दिख रही है ना, ऊपर में रिम बनी हुई है। बेनिफिट क्या है, हाई स्ट्रेंथ दे रही है और हाई डक्टिलिटी भी दे रही है, दोनों के काम में आ जाएगी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हुआ आज RCC का, जहाँ पे हमने कंक्रीट को पढ़ा और स्टील को पढ़ा। अब हम लोग एनालिसिस वाले पार्ट पे जाएंगे और LSM स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। हमारे पास 3 मेथड है, WSM, LSM और USM, ठीक है, अल्टीमेट रूल मेथड। लेकिन अभी जो हमारे सिलेबस में है 4th सेमेस्टर के, और ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो LSM से पूछे जाते हैं। तो LSM से ही हमको बीम वगैरह पढ़ना है, उसका डिज़ाइन पढ़ना है, स्लैब पढ़ना है, फिर कॉलम पढ़नी है, फुटिंग पढ़नी है, ठीक है। इन सबको डिटेल में पढ़ना है। तो इसी तरह कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।